रिडक्शन फार्मूला में गामा फंक्शन का ज़रूरत पड़ता है। बीटा गामा फंक्शन एक चैप्टर है जो इंटीग्रल कैलकुलस में ही पढ़ना है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पढ़ना है, वो आगे पढ़ना है बीटा गामा फंक्शन। तो अभी यहाँ पर जो रिडक्शन फार्मूला में जितना ज़रूरत है उतना हम लोग से बात करते हैं गामा फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गामा फंक्शन का डेफिनेशन और उसके बाद फिर हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। कैसे डिफाइन किया गया है गामा फंक्शन। एक डेफिनेट इंटीग्रल लिया गया है e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1, इसको इंटीग्रेट किया गया है 0 टू इन्फिनिटी विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन n जो है यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर यहाँ पर n पुट कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव पुट करना है। तो इसी डेफिनेट इंटीग्रल को कहते हैं इज कॉल्ड द गामा फंक्शन एंड इज डिनोटेड बाय गामा n। ये सिंबल जो है वो गामा पढ़ते हैं इसको। तो गामा n एक्चुअली इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू आएगा वो n का ही एक फंक्शन आएगा। कैसे n का फंक्शन आएगा? अगर मान लो x टू द पावर n माइनस 1 को ही इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, सपोज करो 0 से लेकर के 1 तक इंटीग्रेट करना है, तो क्या होगा इसका इंटीग्रल? सबसे पहले इसके पावर में 1 ऐड करेंगे, फिर उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे, लिमिट बैठाएंगे 0 टू 1। अब अपर लिमिट बैठाते हैं तो 1/n और 0 बैठाते हैं तो वो तो 0 हो जाएगा। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल का जो वैल्यू आ रहा है क्या n के टर्म में आ रहा है? यहाँ पर n के टर्म में आ रहा है ना। एक्चुअली जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x तो हट जाएगा, x तो रहेगा नहीं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। x का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये x का वैल्यू पुट करेंगे, ये x का वैल्यू पुट करेंगे, ये जो n है वो तो n तो रह जाएगा यहाँ पर। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वो एक n का फंक्शन आता है। बिल्कुल ऐसे ही जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या आएगा? वहाँ पर भी n का फंक्शन आएगा, क्योंकि x का वैल्यू तो हम लोग इन्फिनिटी और 0 पुट करके उसको वैल्यू निकाल लेंगे। x तो रहेगा नहीं, डेफिनेट इंटीग्रल में x हट जाएगा, तो ये n का फंक्शन हो जाएगा। तो इसी फंक्शन को, ये जो n का फंक्शन आएगा, इसी फंक्शन को इस तरीके से डिनोट करते हैं और इसको पढ़ते क्या है? गामा n। इसी डेफिनेट इंटीग्रल को हम लोग कहते हैं गामा n। तो ये हुआ डेफिनेशन। लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रल तभी डिफाइंड होता है जब n ग्रेटर देन 0, मतलब n ग्रेटर देन 0 रहे तभी इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रल एग्जिस्ट तभी करेगा जब n ग्रेटर देन 0। एक चैप्टर है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, वहाँ पर ये इसका कन्वर्जेंसी के बारे में पढ़ोगे कि कोई भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब कन्वर्जेंट होता है, कब कन्वर्ज करता है, मतलब कब एग्जिस्ट करता है। तो वहाँ पर तुम देखोगे कि n अगर ग्रेटर देन 0 रखेंगे तभी ये डेफिनेट इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है। फिलहाल अभी हम लोग को सिर्फ इतना जानना है कि ये डेफिनेट इंटीग्रल को ही हम लोग कहेंगे गामा फंक्शन और इसको डिनोट करते हैं गामा n से। मतलब गामा n जो है वो ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। n यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर रख सकते हैं। इस इंटीग्रल का एक दूसरा नाम भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। इसको आयलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड भी कहते हैं। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ का भी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। क्या प्रॉपर्टीज़ है ये देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कि गामा n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू गामा n। ये एक पहला प्रॉपर्टीज है। जैसे मान लो गामा 5/2 है, तो 5/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ध्यान देना, यहाँ पर जो नंबर होता है उससे एक कम होता है। यहाँ पर, यहाँ अगर n प्लस 1 है तो यहाँ क्या है? n है, इसी में 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। तो इसमें 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 3/2 आएगा। और यहाँ जो नंबर आया उसी का गामा हो जाता है, तो 3/2 यहाँ पर आया तो गामा क्या होगा? 3/2 का। इस प्रॉपर्टी से गामा n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू गामा n, इस प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं गामा 5/2 को क्या लिख सकते हैं? 3/2 इंटू गामा 3/2। फिर गामा 3/2 का भी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। गामा 3/2 का वैल्यू क्या होगा? गामा का जब वैल्यू लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? यहाँ जो नंबर होता है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसी का गामा लगाते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/2 में तो कितना आएगा? 1/2, और उसी में गामा लगा देंगे, गामा 1/2। और गामा 1/2 का फॉर्मूला है, गामा 1/2 इक्वल टू होता है √पाई। तो ये हो जाएगा 3/4 और यहाँ पर क्या आ रहा है? √पाई। तो गामा 5/2 का वैल्यू आ गया 3/4 √पाई। तो एक प्रॉपर्टीज हो गया गामा n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू गामा n। एक दूसरा प्रॉपर्टीज गामा 1/2 इक्वल टू √पाई। ये सभी फार्मूला है, सभी का डेरिवेशन है। ये जितना भी फार्मूला है उसको ड्राइव किया गया है, लेकिन वो तुम लोग पढ़ोगे, एक चैप्टर है बीटा गामा फंक्शन वहाँ पर, तो वो अभी यहाँ पर नहीं पढ़ना है।
अब देखो मान लो गामा 5 का ही हम लोग वैल्यू निकालना चाहें तो इसी प्रॉपर्टी से कैसे लिख सकते हैं। गामा 5 का वैल्यू अगर लिखना हो तो यहाँ जो नंबर होता है उससे कम लिखते हैं यहाँ पर, तो 5 से कम 4, इसी में हम लोग गामा लगा देंगे गामा 4। फिर गामा 4 का वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो गामा 4 का वैल्यू हो जाएगा फिर 3 और इसी में गामा लग जाएगा गामा 3। फिर गामा 3 का भी वैल्यू लिख सकते हैं, तो 4 × 3 गामा 3 का वैल्यू हो जाएगा 2, उसी में गामा लग जाएगा गामा 2। फिर हम लोग 4 × 3 × 2 लिख जाते हैं और गामा 2 को लिख सकते हैं, इससे एक छोटा नंबर लिखते हैं 1, उसी में गामा लगा देते हैं गामा 1। और गामा 1 का वैल्यू होता है 1, गामा 1 का वैल्यू 1 होता है, तो ये आ जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4। तो गामा 5 का वैल्यू कितना आ गया फैक्टोरियल 4। यहाँ जो नंबर है उससे एक नंबर हम लोग कम कर दिए और उसी का यहाँ पर फैक्टोरियल लगाए, तो ये भी एक फॉर्मूला है गामा n इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस 1। यहाँ जो नंबर होता है उससे एक हम लोग कम कर देते हैं और उसी में यहाँ पर क्या करते हैं फैक्टोरियल लगा देते हैं, गामा n इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस 1। लेकिन ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब n क्या होगा एक पॉजिटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव इंटीजर रहे तो यहाँ पर एक नंबर कम करके उसका फैक्टोरियल लगाएंगे। क्या इसमें भी ऐसा कर सकते हैं क्या, गामा 5/2 अगर लिखना हो तो इससे एक सब्ट्रैक्ट करके उसमें फैक्टोरियल लगा सकते हैं क्या। यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/2 का फैक्टोरियल नहीं होगा। जब भी फैक्टोरियल लगाते हैं तो एक पॉजिटिव इंटीजर का लगाते हैं, तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब n क्या होगा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है सबसे फर्स्ट में जो मैं लिखा हूँ, ये फॉर्मूला कभी भी किसी भी रियल नंबर के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन n जो है वो कैसा नंबर होगा, n यहाँ पर ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गया। फिर से एक बार प्रॉपर्टीज को देख लो कि यहाँ पर सबसे पहला प्रॉपर्टीज है गामा n+1 इक्वल टू n × गामा n, गामा 1 इक्वल टू 1, गामा 1/2 इक्वल टू √पाई और गामा n इक्वल टू फैक्टोरियल n-1। ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गया गामा फंक्शन का, और इसका यूज करके हम लोग एक रिडक्शन फार्मूला में हम लोग इसको सेट करेंगे और एक न्यू फार्मूला बनाएंगे। तो चलो उसको देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट एक रिडक्शन फार्मूला हम लोग इसका ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको अब एक न्यू फार्मूला इसका हम लोग बनाते हैं। इस इंटीग्रल का sin x⁻m cos x⁻n का जो इंटीग्रल होगा विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to π/2, ये दिखाएंगे कि ये किसके इक्वल है, गामा m+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू गामा n+1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू गामा m+n+2 डिवाइडेड बाई 2। ये डेफिनेट इंटीग्रल इसके इक्वल होगा, ये प्रूव करेंगे। लेकिन यहाँ पर m और n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब ये पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोग ऑलरेडी रिडक्शन फार्मूला में पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर 3 अलग अलग केस बनाए थे इसका। अगर m और n दोनों इवन हो तो उसके लिए अलग केस बना था, जब m इवन हो और n ऑड हो तो उसके लिए अलग केस बना था, n ऑड रहे और m कुछ भी नंबर रहे तो उसका अलग केस बना था। तो यहाँ पर 3 केस बना था। पहला हम लोग केस ले रहे हैं कि when m and n आर बोथ इवन। अगर दोनों इवन था उस समय इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या था, उस समय इस इंटीग्रल का वैल्यू था m-1 m-3 डॉट डॉट, ये डिक्रीज होते होते 3 1 तक आया था, और फिर n-1 n-3 ये डिक्रीज होते होते 3 1 तक आया था, डिवाइडेड बाय नीचे m+n फिर m+n-2 ये डिक्रीज होते होते 4 2 तक आया था, और साथ में एक और था π/2। ये था इसका फॉर्मूला तब जब m और n दोनों इवन था। अब देखो हम लोग प्रूफ करना है कि ये इंटीग्रल इसके बराबर है, गामा के फॉर्म में कन्वर्ट करना। कैसे बदलते हैं जरा ध्यान देना। यहाँ पर भी हम लोग 2 से प्रत्येक में डिवाइड करते हैं और नीचे भी डिवाइड करेंगे 2 से। देखो यहाँ पर डिवाइड करेंगे m-1 डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पर डिवाइड करते हैं m-3 डिवाइडेड बाई 2 डॉट डॉट 3/2 और 1/2। यहाँ पर भी हम लोग डिवाइड करते हैं n-1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर n-3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर डॉट डॉट 3/2 1/2।
अब ये टोटल कितना बार हम लोग 2 को डिवाइड कर दिए ये देखना पड़ेगा। जो 2 डिवाइड किए हैं यहाँ पर ऊपर में कितने बार 2 को हम लोग डिवाइड किए हैं। जब देखो m जो है इवन है, मान लो m का वैल्यू 10 है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, m-1 से, तो m-1 करेंगे तो क्या आएगा 9। तो इसके अनुसार ये 9 हो गया, फिर उसके बाद 2 डिक्रीज किया 7, उसके बाद फिर आगे जाएंगे तो 5, फिर 3, फिर उसके बाद 1। कितना टर्म्स आया इसमें, 5 टर्म्स आया। मतलब इसका हाफ कह सकते हो, m = 10 है, उसका हाफ टर्म्स आया यहाँ पर आया। तो जो m का वैल्यू है उससे आधा टर्म्स आता है। उसी तरीके से इसमें भी कितना टर्म्स आएगा, n/2, मतलब इसमें आएगा तुम्हारा m/2 टर्म्स। इसमें m का जो वैल्यू है उसका हाफ टर्म्स आया ना, इसमें m का वैल्यू 10 है तो यहाँ पर 5 टर्म्स तुमको दिख रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर कितना टर्म हो, कितना फैक्टर होगा, टर्म नहीं बल्कि फैक्टर हो गया, कितना फैक्टर हो जाएगा m/2। इसमें भी कितना फैक्टर होगा n/2। तो कितना बार हम लोग डिवाइड किए हैं 2 को, दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पर m/2 टाइम्स डिवाइड किए, यहाँ पर n/2 टाइम्स डिवाइड किया, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बार हो जाएगा, m+n बार हो जाएगा, m+n डिवाइडेड बाय 2 बार हो जाएगा, मतलब m+n का हाफ हो जाएगा। क्या यहाँ पर भी m+n का हाफ टर्म्स है? क्यों हाफ टर्म्स है, m+n का हाफ टर्म्स क्यों है, क्योंकि 2 डिक्रीज किया, लगातार नहीं है, देख रहे हो 2 डिक्रीज किया। मान लो m का वैल्यू तुम्हारा 10 है, n का वैल्यू सपोज करो 8 है, दोनों का सम करेंगे तो m+n n = कितना हो गया 18। अब तुम डिक्रीज करो, यहाँ m+n का वैल्यू सबसे पहले क्या आ रहा है 18, उसके बाद फिर 2 डिक्रीज करेगा तो 16, फिर उसके बाद 2 14, फिर 12, फिर 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2। कितना टर्म हो गया टोटल, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स हुआ। मतलब m+n का जो वैल्यू है उसका हाफ टर्म्स हुआ, m+n डिवाइडेड बाय 2 टर्म्स हुआ, 9 टर्म्स नहीं आ रहा है। तो ऊपर कितना बार कितना फैक्टर हो गया, यहाँ पर भी वही आया m+n डिवाइडेड बाय 2 आया, और नीचे भी कितना फैक्टर आ रहा है m+n डिवाइडेड बाय 2। अगर फैक्टर की संख्या देखा जाए तो ये यहाँ पर जितना फैक्टर है उतना ही फैक्टर कहाँ, यहाँ पर भी है। यहाँ पर टोटल तुम्हारा m+n डिवाइडेड बाय 2 फैक्टर है, और यहाँ पर भी कितना है m+n डिवाइडेड बाय 2 फैक्टर है। जितना फैक्टर न्यूमरेटर में है उतना ही फैक्टर डिनोमिनेटर में है। तो जो हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि ऊपर न्यूमरेटर में हम लोग 2 से 5 बार डिवाइड करें और डिनोमिनेटर में 6 बार डिवाइड कर दें। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? जितना बार ऊपर में डिवाइड किए हैं 2 से, उतना ही बार ना नीचे भी डिवाइड करेंगे। तो ऊपर कितना बार डिवाइड कर दिए हम लोग m+n डिवाइडेड बाय 2, उतना बार नीचे भी करना पड़ेगा, तो उतना ही फैक्टर नीचे भी है। तो यहाँ पर भी डिवाइड करो m+n डिवाइडेड बाय 2, फिर यहाँ पर भी डिवाइड करते हैं m+n-2 डिवाइडेड बाय 2, फिर आगे 4/2, फिर 2/2, और साथ में लास्ट में क्या है π/2। क्या क्लियर है? हम लोग क्या किए यहाँ पर भी प्रत्येक में 2 से डिवाइड किए हैं, यहाँ पर भी देख रहे हो प्रत्येक में 2 से डिवाइड किए हैं, नीचे भी डिवाइड कर दिए हैं। मान लो ऊपर हम लोग 10 बार डिवाइड किए तो नीचे भी 10 ही बार न करना पड़ेगा, तब ना इक्वल होगा। ऐसा तो नहीं कर सकते ऊपर 10 बार कर दें और नीचे 12 बार कर दें, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो जितना फैक्टर ऊपर है उतना ही फैक्टर नीचे भी है, तो इसीलिए तो इक्वल तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऊपर कितना फैक्टर हो गया m+n डिवाइडेड बाय 2, नीचे कितना फैक्टर है, नीचे भी m+n डिवाइडेड बाय 2 फैक्टर है। तो जितना ऊपर डिवाइड कर रहे हैं उतना ही नीचे डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो इसको कैसे अरेंज करते हैं, जरा ध्यान देना। यहाँ पर m-1 डिवाइडेड बाय 2 रहने देते हैं, m-3 डिवाइडेड बाय 2 भी रहने दो, डॉट डॉट 3/2 1/2। ये जो पाई है इसको लिखते हैं √π। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं √π, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं। फिर √π लिखें, फिर एक और √π लिखेंगे बाद में। यहाँ n-1/2 n-3/2 डॉट डॉट 3/2 1/2, और √π यहाँ पर भी लिख जाते हैं। √π इंटू √π पाई हो जाएगा ना। नीचे जरा ध्यान देना, नीचे क्या होगा, ये 2 बचा हुआ है
तो 2 को यहाँ पर बाहर लिखते हैं। और ये जरा ध्यान देना, m भी इवन है, n भी इवन है। इवन में 2 से डिवाइड करेंगे एक नेचुरल नंबर आएगा। दो इवन का सम में एक अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक नेचुरल नंबर आएगा। तो ये एक नेचुरल नंबर आ जाएगा। अब एक और चीज़ का ज़रा ध्यान देना, ये तो नेचुरल नंबर होगा, ये क्या लगातार नेचुरल नंबर है, कंटिन्यूस नेचुरल नंबर है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये 2/2 मतलब क्या हो गया 1, ये 4/2 मतलब उसके पहले कौन सा टर्म आएगा 6/2। तो ये तुम्हारा आ रहा है यहाँ पर 1, इसके पहले आ रहा है 2, इसके पहले आ रहा है 3। ये लगातार कहाँ तक जा रहा है m + n डिवाइडेड बाई 2। क्या ये लगातार प्रोडक्ट है नेचुरल नंबर का? यहाँ तक प्रोडक्ट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल m + n डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। चेक करो एक बार फिर से, 2/2 मतलब हो गया 1, 4/2 का मतलब हो गया 2, इसके पहले आएगा 6/2, 6/2 का मतलब हो गया 3, लास्ट आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है ना। अगर हम लोग इधर से बढ़ें तो क्या लगातार नेचुरल नंबर मिल रहा है 1 2 3 4 5, और ये भी एक नेचुरल नंबर है। क्यों? इवन नंबर है, ये दोनों इवन है, दोनों का सम भी इवन आएगा। दोनों का सम मान लो m का वैल्यू 10 है और n का वैल्यू तुम्हारा 8 है, दोनों का जब हम लोग सम करेंगे m + n तो 18 आएगा। और अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ रहा है 9। तो ये एक नेचुरल नंबर आ रहा है ना। तो ये लगातार 1 से लेकर के इतना तक नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल m + n डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। अब आगे जरा ध्यान देना, इसको नंबर 1 करके हम लोग छोड़ देते हैं। जो प्रूफ करना है उसके अनुसार इसका जो वैल्यू प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, तो इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं गामा m + 1/2 का। नाउ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गामा m + 1 डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू। एक ये फॉर्मूला यूज करते हैं, गामा n + 1 इक्वल टू क्या होता है n × गामा n होता है। तो यहाँ जो नंबर होता है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और उसी का गामा लगाते हैं। तो यहाँ जो नंबर है उसमें 1 अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या आएगा m + 1 डिवाइडेड बाई 2 में अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 2 LCM आ जाएगा। तो m + 1 - 2 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आएगा m - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो m - 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसी में ना गामा लग जाएगा, गामा m - 1 डिवाइडेड बाई 2। n + 1 यहाँ पर है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो n और उसी में गामा लगाते हैं। तो इसी फार्मूला से हम लोग यहाँ पर लिखें, कौन सा फार्मूला यूज किए हम लोग, सिंस गामा n + 1 इक्वल टू n × गामा n। फिर हम लोग इसी फार्मूला से क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान देना, इसी फार्मूला से इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी तो गामा है, वही फार्मूला अगर अप्लाई करें तो इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो m - 3/2 आएगा और इसी में फिर क्या लग जाएगा गामा लग जाएगा, गामा m - 3/2। फिर उसी फार्मूला से, फिर उसी तरीके से हम लोग फिर सेम फार्मूला अप्लाई कर दें तो फिर से क्या लिख सकते हैं m - 3 डिवाइडेड बाई 2। इस गामा को लिख सकते हैं, इसमें फिर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो m - 5/2 और फिर इसी में गामा लग जाएगा, गामा m - 5 डिवाइडेड बाई 2 डॉट डॉट लगातार ये डिक्रीज करते जा रहा है। ये m - 1 है, यहाँ फिर m - 3 है, यहाँ n - 5 है, डिक्रीज कर रहा है। तो लास्ट में क्या होगा देखो, m - 1 डिवाइडेड बाई 2, m - 3 डिवाइडेड बाई 2, m - 5 डिवाइडेड बाई 2 और लास्ट में 3/2 आएगा। ऑड नंबर आएगा लास्ट में, ये न्यूमरेटर में ऑड होगा। क्यों ऑड होगा? m इवन है ना, इवन में 1 सब्ट्रैक्ट करते क्या आ रहा है ऑड, तो ये भी ऑड हो गया। इवन में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी ऑड आएगा। m में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, m इवन है उसमें 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी ऑड आएगा। तो डिक्रीज करते करते 3/2 आएगा, फिर 1/2 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, दो डिक्रीज कर रहा है ना, तो 3 के बाद 1 आएगा। और जो लास्ट आता है उसी का ना गामा यहाँ पर रहता है। तो लास्ट अगर 1/2 है तो गामा भी किसका होगा 1/2 का। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ जो नंबर होता है उसी का गामा होता है, तो लास्ट 1/2 तक आएगा और उसी का गामा। सपोज करो मान लो m की जगह तुम्हारा 10 है, सपोज करो 10 है, तो देखो ये डिक्रीज करते करते कुछ ऐसा आएगा 10 - 1, 10 - 1 मतलब ये हो जाएगा 9/2, 10 - 3
7/2, 10 माइनस 5 5/2, फिर 2 डिक्रीज करेगा 3/2, फिर 2 डिक्रीज करेगा 1/2, 3/2 1/2 लास्ट आ रहा है ना, तो यहाँ पर 3/2 1/2 और जो लास्ट होता है उसी का गामा होता है, तो 1/2 है लास्ट तो उसी का गामा हो गया। अब देखोगे आगे यहाँ पर m-1 डिवाइडेड बाई 2 रहने देते हैं, m-3 डिवाइडेड बाई 2 भी रहने देते हैं, और ये डॉट डॉट में शामिल हो जाएगा। ये अगर नहीं लिख रहे हैं तो डॉट डॉट में हो गया। यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 और गामा 1/2 का वैल्यू होता है √π। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा m+1 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। अब देखो इसी तरीके से सिमिलरली अगर देखा जाए तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं गामा n+1 डिवाइडेड बाई 2 को इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं n-1 डिवाइडेड बाई 2, n-3 डिवाइडेड बाई 2 डॉट डॉट 3 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 √π। और एक फैक्टोरियल m+n डिवाइडेड बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं गामा m+n डिवाइडेड बाई 2 + 1। क्यों, कौन सा फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला है n इंटू गामा n इक्वल टू क्या होता है गामा n+1, सॉरी ये फॉर्मूला नहीं, फैक्टोरियल n इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n+1 या फैक्टोरियल n-1 इक्वल टू होता है सॉरी गामा n फैक्टोरियल n-1 इक्वल टू गामा n। यहाँ जो फैक्टोरियल होता है अगर गामा में कन्वर्ट करना है तो 1 इसमें ऐड कर देना है। मैं अभी बता चुका हूँ, आज ही बताया हूँ कि गामा n इक्वल टू क्या था फैक्टोरियल n-1, तो फैक्टोरियल n-1 को गामा n लिख रहे हैं यहाँ, फैक्टोरियल n-1 है, इसमें अगर गामा में कन्वर्ट करना हो तो 1 ऐड कर देना है, गामा n कर देना है। अगर यहाँ n है फैक्टोरियल n है तो इसको गामा में कन्वर्ट करना है तो गामा n+1 कर देना है। तो उसी फार्मूला से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल m+n/2 है, इसको अगर गामा में कन्वर्ट करना है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा गामा 2, एलसीएम ले लो m+n+2, इसको नंबर हम लोग कर देते हैं 2 3 4। तो अब देखो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 वी हैव, ये चारों से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो इंटीग्रल था 0 to π/2 sin x to the power m cos x to the power n dx, इसको क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान देना। ये इंटीग्रल का वैल्यू इतना लाए थे हम लोग, देखो इसका फॉर्मूला निकाल के रखे हुए हैं, इसका वैल्यू निकाल के रखे हुए हैं हम लोग। इसका वैल्यू देखो यहाँ पर है गामा, ये यही चीज़ ना था, इसका वैल्यू है गामा m+1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं गामा m+1 डिवाइडेड बाई 2। एक दूसरा जो फैक्टर है यहाँ पर n-1/2 n-3/2 डॉट डॉट ये वाला जो है, इसका भी हम लोग वैल्यू निकाल के रखे हुए हैं। इसका वैल्यू देख रहे हो क्या है, गामा n+1 डिवाइडेड बाई 2। और एक नीचे देखो तो नीचे पहले 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, और इस फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, इस फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं गामा m+n+2 डिवाइडेड बाई 2, और यही प्रूफ करना था। यहाँ पर तुम देखोगे तो यही चीज़ को प्रूफ करना था, लेकिन ये किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूफ करना था। m और n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अभी हम लोग यहाँ पर केस फर्स्ट में क्या बनाया है, m और n क्या है, सिर्फ इवन इंटीजर है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग इवन पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूफ किए हैं, सिमिलरली बाकी केसेस के लिए भी प्रूफ किया जा सकता है। तो उसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, सिमिलरली लिखा जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन शो दैट फॉर अदर वैल्यूज ऑफ m एंड n, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया कंप्लीट प्रूफ फर्स्ट केस के लिए। सेकेंड और थर्ड केस के लिए जो है वो सिमिलरली लिख देना है। अभी हम लोग जस्ट इस फॉर्मूला को प्रूफ किए हैं। फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ साइन x टू द पावर m इंटू कॉस x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to π/2 इक्वल टू गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू गामा m+n+2 डिवाइडेड बाई 2। क्या करते हैं, ये जो साइन का पावर है उस पावर में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं उसका गामा, फिर जो कॉस का पावर है उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं उसका गामा,
और ये दोनों का जो सम आएगा उसमें फिर 2 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, उसका गामा और उसका डबल डिनोमिनेटर में। तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम लोग इस टाइप के कोई भी सवाल को बना सकते हैं, लेकिन m और n क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख सकते हैं। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। तो देखो यहाँ इवेलुएट करना है इस इंटीग्रल को, इसका सॉल्यूशन जरा समझोगे। 0 to π/2 इंटीग्रल है sin x to the power 4 cos x to the power 6। इसी फॉर्मूला का अगर यूज करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो साइन का पावर होता है उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, उसका गामा। तो यहाँ पर साइन का पावर है 4 में 1 ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, उसका गामा हो गया। फिर जो कॉस का पावर होता है उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, उसका गामा। तो यहाँ पर हो जाएगा गामा 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे होता है 2 टाइम्स ऑफ, ये दोनों के पावर का सम करेंगे, दोनों का पावर मतलब 4 + 6, उसमें 2 भी ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, m + n + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस फॉर्मूला से हम लोग इस इंटीग्रल का वैल्यू ये लिखें। अब गामा को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके गामा का वैल्यू लिख लेंगे। ये क्या आएगा, 4 + 1 5/2, मतलब ये आ रहा है गामा 5/2। फिर ये क्या आ रहा है, गामा 7/2। और नीचे अगर देखोगे तो नीचे क्या आ रहा है, 4 + 6 10 + 2 12/2, यानी कि गामा 6 आ रहा है। अब गामा 5/2 का डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, गामा 5/2 हम लोग लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, गामा n + 1 का n × गामा n। तो इस फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर जो नंबर होता है उसमें 1 डिक्रीज करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसी का गामा लिखते हैं। तो 5/2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/2 और उसी का गामा। फिर गामा 3/2 का वैल्यू लिखेंगे, तो गामा 3/2 का वैल्यू जब इसी फॉर्मूला का यूज करके लिखेंगे तो इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और फिर गामा 1/2। और गामा 1/2 का फॉर्मूला होता है √π। तो इसका हम लोग लिखें क्या, 5/2 फिर 3/2 और फिर 5/2 नहीं, ये मिस्टेक हो गया। इसका वैल्यू हम लोग लिखे हैं, देख रहे हो यहाँ पर 3/2 1/2 1/2 लास्ट में आया, उसके बाद √π। बिल्कुल वैसे ही 7/2 को हम लोग लिख सकते हैं, 1 डिक्रीज करेंगे तो 5/2 फिर 3/2 फिर 1/2 और फिर √π। नीचे देखो अगर 2 लिखें और गामा 6 का वैल्यू, तो एक फॉर्मूला ये भी होता है, गामा n का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n-1। यहाँ जो नंबर होता है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करके उसका फैक्टोरियल लगाना होता है। तो गामा 6 का वैल्यू हो जाएगा फैक्टोरियल 5। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ 3 × 5 × 3, 1 को छोड़ दिए, और डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 और यहाँ पर भी 2 है तो 64 इंटू फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 4 3 2 1 और √π इंटू √π पाई हो जाएगा। यहाँ से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, इससे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर यहाँ पर बच रहा है 3 और डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 4 2 जा 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा, और यहाँ पर साथ में पाई भी है 512 और यहाँ पर पाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग, एक तो पहले ही फार्मूला हम लोग रिडक्शन फार्मूला में पढ़ चुके हैं कि इसका इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। एक दूसरा फार्मूला हो गया जहाँ पर कुछ विशेष तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है कि m इवन है कि ऑड है कि क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी m और n पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और इस फार्मूला से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी पावर साइन का हो, कोई भी पावर कॉस का हो। ये फार्मूला मान लो अगर कॉस का टर्म नहीं है तो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा इसको देखो। यहाँ पर मैं एक सवाल बता रहा हूँ, और जैसे सपोज करो इस इंटीग्रल को निकालना है साइन x⁻10 को, इस इंटीग्रल को निकालना है 0 to π/2। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 to π/2 साइन x⁻10 cos x⁻0 dx, ऐसा लिख सकते हैं। अभी जो हम लोग फार्मूला ये पढ़े हैं, इसी फार्मूला का अगर यूज करें तो इसको फिर गामा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गामा m + 1/2 मतलब 10 + 1/2 मतलब 11/2, फिर गामा
0 + 1/2 मतलब गामा 1/2, और नीचे 2 इंटू गामा, ये दोनों के सम में 2 ऐड करते हैं तो 10 + 0 10, फिर 2 ऐड करेंगे 12, 12/2 6 आ जाएगा। गामा 11/2 को लिख सकते हैं इससे एक कम मतलब 9/2, फिर 7/2, फिर 5/2, 3/2, 1/2 और लास्टली √पाई। गामा 1/2 आ जाता है, उसका वैल्यू √पाई। यहाँ पर भी √पाई, और नीचे आ जाएगा 2 गामा 6 का वैल्यू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसका वैल्यू निकाल सकते हो। इसको जो भी आएगा कैलकुलेशन करके लिख सकते हो। तो अगर sin x टू द पावर 10 रहे, जहाँ cos का पावर नहीं है, उसको भी हम लोग यहाँ cos का पावर 0 करके और ये गामा वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका हुआ, और एक तरीका ऑलरेडी पहले से तुम लोग जानते हो वालिस फार्मूला, तो उससे भी निकाल सकते हो। तो ये 2 तरीका हो गया, इससे हम लोग किसी भी इस तरीके के इंटीग्रल को फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक रिडक्शन फार्मूला x टू द पावर n e टू द पावर x का इंटीग्रल है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका रिडक्शन फार्मूला निकालेंगे। इसको इसी टाइप के एक इंटीग्रल से कनेक्ट करेंगे जो लोअर डिग्री का होगा। तो चलो देखते हैं सबसे पहले इसको कैसे रिड्यूस करते हैं। ये इंटीग्रल है x टू द पावर n e टू द पावर ax dx। जब भी रिडक्शन फार्मूला हम लोग निकालते हैं तो ज़्यादातर बाई पार्ट्स का ही यूज होता है, तो बाई पार्ट से इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इसको फर्स्ट मान करके और इसको सेकेंड मान करके इंटीग्रेट करते हैं। पहले फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e टू द पावर ax का इंटीग्रल e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई माइनस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर n मल्टीप्लाई होगा, इसके पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई, और ये दोनों के प्रोडक्ट को फिर से हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर x टू द पावर n e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई a ज्यों कहते हो, ये n और a को अगर हम लोग बाहर कर दें तो n/a, और यहाँ पर बच जाएगा x टू द पावर n - 1 e टू द पावर ax dx। ये किसका वैल्यू निकल गया, इस इंटीग्रल का वैल्यू निकल गया x टू द पावर n × ax dx। क्या ये 2 इंटीग्रल कनेक्ट हो गया, और दोनों इंटीग्रल सेम टाइप का है। यहाँ पर x टू द पावर n e टू द पावर ax है, यहाँ पर भी x टू द पावर n मतलब x टू द पावर n - 1 है, e टू द पावर ax है। दोनों का इंटीग्रल सेम टाइप का है। इसका डिग्री जो है x का वो n है, और इसका डिग्री जो है वो n - 1 है। तो सेम टाइप का इंटीग्रल कनेक्ट हो गया, लोअर डिग्री हो गया इस इंटीग्रल का, तो यही रिडक्शन फार्मूला हो जाएगा। तो एक छोटा सा रिडक्शन फार्मूला है। अब चलो इस रिडक्शन फार्मूला का यूज करके एक हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इवेलुएट करते हैं एक इंटीग्रल को। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n e टू द पावर -x dx वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। एक क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, इवेलुएट करना है इस इंटीग्रल को। ध्यान देना यहाँ n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका सॉल्यूशन जरा समझो। सबसे पहले इस इंटीग्रल को हम लोग सपोज कर लेते हैं in इक्वल टू x टू द पावर n e टू द पावर -x dx। अगर पावर x का n हो तो उसको हम लोग in कहेंगे, पावर अगर n-1 होगा तो उसको क्या कहेंगे, in-1। अब इसको यहाँ पर लिमिट भी है 0 to ∞, तो 0 to ∞ है, डेफिनेट इंटीग्रल है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए बाई पार्ट्स का यूज करते हैं, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड। तो पहले फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e टू द पावर -x डिवाइडेड बाय -1, और लिमिट हो जाएगा 0 to ∞, और माइनस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करते हैं n इंटू x टू द पावर n-1, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका इंटीग्रल e टू द पावर -x डिवाइडेड बाय -1, और दोनों के प्रोडक्ट को फिर से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, और लिमिट है 0 to ∞। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस को हम लोग बाहर कर देते हैं, और x टू द पावर n ये नीचे ले आएंगे डिवाइडेड बाय e टू द पावर x, इसमें लिमिट बैठाएंगे 0 to ∞, और यहाँ पर ये माइनस को बाहर करते हैं प्लस, n को भी बाहर करते हैं 0 to ∞, x टू द पावर n-1 e टू द पावर -x dx। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर अभी डायरेक्ट इन्फिनिटी मत बैठाओ। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी बैठाने से क्या हो जाएगा, x की जगह इन्फिनिटी बैठाएंगे तो इन्फिनिटी और नीचे भी e टू द पावर इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं बैठा करके ऐसा करते हैं, इसमें लिमिट लगा देते हैं x टेंस टू इन्फिनिटी x टू द पावर n डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। एक ही मीनिंग हुआ, x के जगह डायरेक्ट हम लोग इन्फिनिटी पुट कर दें या फिर लिमिट लगा दें x टेंस टू इन्फिनिटी। डायरेक्ट इसलिए नहीं पुट कर रहे हैं क्योंकि x के जगह अगर इन्फिनिटी पुट किया जाए तो इन्फिनिटी का पावर कुछ भी करेंगे, इन्फिनिटी पॉजिटिव पावर है, n जो है यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव पावर है। तो अगर इन्फिनिटी का पॉजिटिव इंटीजर में पावर करेंगे तो भी इन्फिनिटी आएगा और e टू द पावर इन्फिनिटी का भी वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो जाएगा जो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट हम लोग नहीं पुट कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट जीरो पुट कर सकते हैं। क्यों? जीरो पुट करने से ऊपर जीरो और e टू द पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1। तो ये जीरो पुट करने से जीरो आ रहा है और इसको देखो in-1 लिख सकते हैं। ये देखो, ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल एक ही टाइप का है। यहाँ पर x का पावर n था तो in का रहते हैं, यहाँ x का पावर n-1 है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, in-1 कहेंगे। अब इसका लिमिट निकालेंगे, इसको हम लोग नंबर 1 करके यहाँ पर हम लोग छोड़ देते हैं। अब देखो इसका लिमिट कैसे निकालते हैं। इसका लिमिट हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से निकाल सकते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x टू द पावर n डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। किस फॉर्म में आ रहा है ये, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो क्या करेंगे, ऊपर भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे और नीचे भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। इसको ऊपर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो n इंटू एक्स टू द पावर n-1 और नीचे करेंगे तो e टू द पावर x। कैसे लाएं, ये बाय एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से हम लोग ऊपर और नीचे डिफ्रेंशिएट कर दिए तो ये इस लिमिट के बराबर आ गया। अभी भी ये किस फॉर्म में आ जाएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाएगा। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर होगा n इंटू n-1 x टू द पावर n-2 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। ये फिर कहाँ से आया, बाय एल हॉस्पिटल रूल। अभी भी ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसी तरीके से बार बार करते चले जाएंगे तो इसको n बार करने से क्या आएगा, n बार करने से फैक्टोरियल n आएगा। याद करो x टू द पावर n को अगर हम लोग n बार डिफरेंशिएट करते हैं तो फैक्टोरियल n आता है, ये फॉर्मूला है। और e टू द पावर x को जितना बार भी करेंगे e टू द पावर x ही होगा, ठीक है। e टू द पावर x को जितना बार भी करोगे डिफरेंशिएट करने पर e टू द पावर x आएगा। अब तुम लिमिट ले लो, तो लिमिट लेने के बाद ऊपर तो फैक्टोरियल n है और नीचे e टू द पावर इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो फैक्टोरियल n में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा ये, जीरो। तो ये भी लिमिट जीरो आ गया। तो अब हम लोग फ्रॉम फर्स्ट से देखो क्या लिख सकते हैं, जो in था वो अब क्या हो जाएगा, in जो था ये भी लिमिट इसका जीरो आ गया, ये भी ऑलरेडी जीरो है तो ये दोनों तो जीरो हो गया। तो सिर्फ क्या बचा, n इंटू in-1, n इंटू in-1 ये आया। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि in-1 बराबर क्या होगा, n-1 इंटू in-2 हो जाएगा। अगर यहाँ n है तो n-1 हुआ, यहाँ n-1 है तो यहाँ n-1 और यहाँ n-2 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर in-2 की बात करें तो n-2 इंटू in-3 हो जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे भी होगा। तो अगर in का वैल्यू लिखना चाहें तो in का वैल्यू पहले n इंटू in-1, फिर in-1 का वैल्यू पुट कर देते हैं तो n-1 इंटू in-2, फिर in-2 का वैल्यू पुट कर देते हैं तो n-1 in-2 का वैल्यू हो जाएगा n-2 in-3। इसी तरीके से डॉट डॉट अगर हम लोग आगे बढ़े तब क्या आएगा, n ये डिक्रीज करते जा रहा है, n-1 फिर n-2 डिक्रीज करते करते 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। यहाँ जो नंबर होता है उससे कम होता है, यहाँ पर n-2 है तो यहाँ n-3, लास्ट में 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा i0। तो ये 1 से लेकर के n तक के प्रोडक्ट को फैक्टोरियल n लिख सकते हैं इंटू i0, नंबर हम लोग कर देते हैं 2। अब i0 का वैल्यू क्या होगा, i0 का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर देखो x टू द पावर n e टू द पावर -x dx 0 टू इन्फिनिटी था, लेकिन जब i0 लिखेंगे तो यहाँ x टू द पावर क्या हो जाएगा 0, x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो सिर्फ इंटीग्रेट करना है e टू द पावर -x को, और e टू द पावर -x का इंटीग्रल e टू द पावर -x डिवाइडेड बाय -1 0 टू इन्फिनिटी
ये माइनस को बाहर कर देते हैं और इसको नीचे ले आते हैं 1/e⁻x और लिमिट हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी। अपर लिमिट बैठाते हैं तो अपर लिमिट बैठाने से क्या हो जाएगा 1/∞ 0 और लोअर लिमिट बैठाएंगे 0 बैठाएंगे तो e⁻0 का वैल्यू 1, तो ये 1 आ जाएगा। तो लास्टली ये क्या आ रहा है 1। तो ये 1 यहाँ पर पुट कर देंगे तो मैं यहाँ पर ही लिख दे रहा हूँ फ्रॉम सेकेंड in का वैल्यू क्या हो जाएगा। in का वैल्यू जो है वो इसका वैल्यू तो 1 आ चुका है, तो सिर्फ क्या बच जाएगा फैक्टोरियल n, यही आंसर हो जाएगा। तो in इक्वल टू फैक्टोरियल n हो गया, मतलब इस डेफिनेट इंटीग्रल का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है फैक्टोरियल n। तो ये भी एक रिडक्शन फार्मूला हो गया। इस तरीके से कुछ छोटा छोटा रिडक्शन फार्मूला मिलेगा। तो चलो आज के क्लास में बस यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।